2010 या उस तरह के जो हालात है, मैं उनको डिफेंड करना ही नहीं चाहूँगा। आई डोंट वांट टू डिफेंड, चाहे वो 2008, 10, 16 पीडीपी थी, एनसी थी, जो भी था, उनको डिफेंड करना सही नहीं है मेरी नज़र में। मैं नहीं करना चाहूँगा। Hello and welcome to Stand for East, a new podcast series from Kashmir where we try to bring you prominent voices to discuss pressing and important issues. और आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो मुझे लगता है सब लोग आजकल देख ही रहे होंगे कि न्यूज़ में बहुत उनका होना होता है एंड हिज नेम इज मिस्टर आगा रोहुला. He is currently one of the youngest MPs representing the Srinagar constituency. इसके अलावा 3 time MLA रह चुके हैं एंड फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं. इज कंसिडर्ड वन ऑफ द सीनियर लीडर्स ऑफ हिज पार्टी एंड नाउ is considered one of the most vocal leaders, not only from the NC but also from Jammu and Kashmir. Welcome to the show. थैंक यू सो मच. तो असल में मैं ये भी थोड़ा बोलना चाहूँगा कि हम बहुत कोशिश करते रहे हैं कि आपको हमने प्लेटफॉर्म पे लाएं. आपका इतना बिजी स्केड्यूल रहता है, दिल्ली, कश्मीर. सो आई एम रियली thankful that you've taken out time. Pleasure being here. तो I would like to start. बहुत लोग ये स्पेशली जो यंग जनरेशन है, जो पॉलिटिक्स के साथ इतना उनकी वाबस्तगी नहीं है, तो उनका ये रहता है कि आगा रोहुला का बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से है, क्या है, मतलब इंटरेस्ट कैसे है. तो वही एक मान लीजिए क्लीशेड क्वेश्चन है कि व्हाई पॉलिटिक्स, कब से हुआ, क्यों हुआ. क्योंकि वी नो योर पर्सनल हिस्ट्री. आपके फादर साहब जो थे, उनका इंतकाल हुआ, दैट बिकेम अ ट्रिगर टुवर्ड्स दिस पॉलिटिक्स. तो इफ यू कुड पुट सम लाइट. वही है, एज यू सेड. और मैंने खुद को पॉलिटिक्स के लिए तैयार नहीं किया है, किया था. मैंने इस बारे में बहुत जगहों पे बात की है, रिपीटिव नहीं होना चाहूँगा. मेरा बैकग्राउंड है सोशो रिलीजियस फैमिली से, जिनने रिलीजन पे ज़्यादा काम किया है, बट ऑफ लेट फिर पॉलिटिकल सर्विसेज भी दी. सोशल काम तो उनका रहा ही है दहाइयों से, रिलीजन के साथ साथ सोशल सर्विसेज भी. स्कॉलरली बैकग्राउंड है फैमिली का, मैं तो अपना नहीं कहूँगा, आई डोंट फिट इन द केस. उनका जो स्कॉलरली स्टेचर था, वहाँ पे मैं फिट नहीं होता हूँ. बट हाँ, वो बैकग्राउंड है, उस माहौल में पला बड़ा हूँ. फिर 70s की दहाई शुरू होते होते या 80s में जो डायरेक्ट फिर इन्वॉल्वमेंट शुरू हुई मेरी फैमिली की पॉलिटिक्स में, तब से वो डायरेक्ट पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट या पॉलिटिकल रोल आप कह सकते हैं कि शुरू हुआ. अदरवाइज दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन एक्टिव पॉलिटिक्स. तो कुछ लोग थे फैमिली मेम्बर्स, सीनियर्स, मुझसे पहले बहुत इज़्ज़त शख्सियत है जो मेरे घर से पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे, सियासत में इन्वॉल्व थे. फिर मेरे वालिद साहब, जिनकी ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से हुई थी. 96 में आप मान लीजिए, उन्होंने एक इलेक्शन से पहले शायद कंटेस्ट किया था, बट वो दैट वाज ऑफ द स्कफ, यू कैन से. तो मगर 96 से उनकी एक्टिव ये पार्टिसिपेशन रही पॉलिटिक्स में, टू द टाइम व्हेन ही वाज असैसिनेटेड 2000 में, 4 साल. तो अगर आप थोड़ा सा डिग इन करें, अगर उस वक्त के न्यूज़पेपर्स वगैरह आप निकाले, ही वाज द ओनली क्राउड पुलर, मेन स्ट्रीम जिसे कहते हैं, ओनली क्राउड पुलर. एंड आई डोंट हेजिटेट इन सेइंग, क्योंकि वो कांग्रेस के साथ थे, और आई वोंट हेजिटेट इन सेइंग कि उस ज़माने में मुफ्ती साहब थे या गुलाम नबी आज़ाद या इस तरह के जो लीडर्स थे, उनके साइड की जो पॉलिटिक्स है मेन स्ट्रीम में, नॉन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अपोजिशन का ही था, उनके लिए प्लेटफॉर्म था मेरे वालिद साहब का जो सियासी स्टेचर था. Because he was the only, as I said, popular leader, crowd puller, challenging figure in those times, who challenged national conference like anything. तो अपनी पॉलिटिक्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए they had only one popular platform, that was my father. और वो सब कुछ हुआ 96 से लेके 2000 तक, उसी 4 साल के दौरान. Such was his, I mean, pace of growth. तो वही एक पॉलिटिकल, आई मीन एक्टिव पॉलिटिकल मेरे पास जो है वो हिस्ट्री है कहने को उनकी. तो वही सियासत में थे. मैं स्टूडेंट था,
अपनी स्कूलिंग भी हुई थी जब उनकी शहादत हुई तब मैं कॉलेज की तरफ बढ़ ही रहा था। तो उनकी शहादत हुई तो मुझे फिर उनके जो फॉलोअर्स है, लोग जो उन्हें पसंद करते थे, उनके इसरार पे पॉलिटिक्स में आना पड़ा। और मेरे वालिद साहब ने मुझे सियासत के लिए कभी तैयार तैयार नहीं नहीं किया किया था। था। वो तरबियत नहीं थी घर की, बड़ी वो हम्बलिंग तरबियत होती थी घर पे। अच्छा, रिलीजियस बैकग्राउंड की वजह से भी वो रिलीजियस मॉरल्स एथिक्स को मद्देनज़र रख के तरबियत होती थी। वो ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, वो हम्बलनेस होनी चाहिए, वही तरबियत होती थी। मेरा अपना शौक था अर्लियर इफ़ आई वांटेड टू आई मीन टेक अ करियर, तो शायद मेरा इंटरेस्ट था मैं पायलट बन जाऊँ। अच्छा, पेरेंट्स में से शौक था कि सिविल सर्विसेज करें। अच्छा, तो अगर मुझे खुद के जो मैं इवॉल्व हो रहा था, जहाँ पे मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट दिख रहा था, वो यही कि रिलीजियस साइंस पढ़ने के लिए मैं या नजफ़ चला जाऊँ या ईरान चला जाऊँ, रिलीजियस स्टडीज़ पढूँ। तो बट ये पॉलिटिक्स आपका वहम गुमान में नहीं था। वहम गुमान में ही नहीं था। अच्छा, सो आई वाज फोर्स्ड इनटू पॉलिटिक्स। अच्छा, 2002 में फिर मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की, मार्च में शायद मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की, और सितंबर अक्टूबर How में was शायद it? इलेक्शंस How हुए। was it emotionally? जो ये आपका ट्रांजिशन हुआ फादर की असैसिनेशन के बाद और उसके दौरान इमोशनली कैसे था ये It आपके was very लिए? challenging. At the same time, you have to come with the terms कि आपके वालिद नहीं रहे, हाँ, एंड फैमिली की जिम्मेदारियाँ, और ये सब उस वजह से जो सब कुछ शैटर हो जाता है। बिल्कुल। और घर में इस तरह का हादसा होने से वो बैलेंस ही टूट जाता है। इमोशनल हो, सेंटिमेंटल बैलेंस हो, मेंटल बैलेंस भी टूट जाता है। फिर जो आपका सोशल वो स्ट्रक्चर होता है घर का, जी, वो बैलेंस भी टूट जाता है। हाउ टू गेट ऑल दैट टुगेदर, वो takes एक time. जिम्मेदारी है। वो इट टेक्स टाइम। अपने पर्सनल पेन के साथ कैसे लड़ना है व्हाइल डूइंग दोज आई मीन टेकिंग दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो जिम्मेदारी भी निभानी है। पर्सनल लॉस जो है उसको भी डील करना है। सो यू आर इनटू कि आपको अपने पर्सनल लॉस पे अपनी जो ग्रीफ है उसको लेके बैठना है, या इन चीज़ों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डील करना है। एंड एट द सेम टाइम लोगों की ख्वाहिश, लोगों की मोहब्बत ही कहूँगा, that drags you into politics, then you are totally into a different world. आप उसके लिए prepared नहीं है, you are not trained for that. तो फिर वो responsibility भी आ जाती है। So it was a collection of different emotions and different challenges, मैं यही कहूँगा। A very hard situation to deal with, बहुत ही मुश्किल हालात थे वो। तो but I can say कि हालात ने फिर आपको लगता है कि आपके फादर अप्रूव करते हैं जो आपके, मतलब अब पॉलिटिक्स अब तो आप आ चुके हैं, अगर वो if he was aware of where your life had headed after, do you think he would have approved? I don't know. I don't have a clear-cut answer for that question. इतना ही कहूँगा, apparently जो तरबियत हुई थी, that is the only, I mean, go-to reference for me. कि मेरी तरबियत जब तक वो थे, जिस तरह से की गई, तो वो पॉलिटिक्स के लिए नहीं हो रही थी। तो फिर आगे जाके would he have approved or not? I don't have कोई an ऐसा answer बिल्कुल, for क्योंकि that घर में शायद था ही नहीं माहौल कि आपका कभी पॉलिटिक्स से वाबस्तगी होगी। बिल्कुल बिल्कुल उस तरह का कोई माहौल भी नहीं था। तो ये कह भी नहीं सकता हूँ। हाँ, एक चीज़ रहती है मेरे लिए, वो मॉरल कंपस रहता है कि नाउ दैट आई एम हियर, तो वुड ही अप्रूव माई वर्किंग, या मेरी सियासत जो है, मेरा तरीका जो है, क्या वो उसे अप्रूव करेंगे या नहीं करेंगे। ये एक मॉरल और कंपस मेरे आपका लिए रहता एक है। क्वेश्चन हमेशा रहता है, बिल्कुल, लाइक उस तरह आपके का वो बैक ऑफ द हेड रहता है कि मैं अगर what would my father think? एब्सोल्युटली। तो मैं जिस तरह की सियासत करता हूँ, उसमें ये बहुत बड़ा एलिमेंट रहता है तो कि बेसिकली अब क्योंकि हम इंटरव्यू में आगे इसके बारे में बात करेंगे, आपका जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है थोड़ा डिफरेंट है बाकी एनसी लीडर्स से, तो एक हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि यू डू आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ कि माय फादर वुड हैव डन द सेम थिंग परहैप्स, क्योंकि आप देख रहे बहुत टाइम पे हम देखते हैं कि आप एनसी लीडरशिप से टसल होती आ रही है, तो you think you have no shred of doubt कि this is not the right thing. I can relate with one thing. मैंने कुछ दोस्तों से इससे पहले भी कहा था, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक हुआ नहीं। मेरे वालिद साहब की शहादत नवंबर में हुई। मेरे पास एग्जैक्ट डेट नहीं है क्योंकि मैं उन दिनों अलीगढ़ में था और मैंने सुना था he had resigned from कांग्रेस। तो रेजिग्नेशन की वजह यही हुई थी कि उन दिनों शायद कांग्रेस प्रेसिडेंट ने स्टेटमेंट दिया था कि इट्स अ बायलैटरल इशू, कश्मीर का इशू इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान।
तो माय फादर हैड गिवन अ स्टेटमेंट, नो इट्स नॉट अ बायलैटरल इशू, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ही नहीं है, सबसे बड़े फरीक जो है इसमें वो कश्मीर है, एंड नो आई मीन नेगोशिएशंस या डायलॉग कैन हैपन विदाउट कश्मीरीज बीइंग इन्वॉल्वड। तो उनकी पार्टिसिपेशन के बगैर हो ही नहीं सकता है। और कांग्रेस टुक अ कॉल ऑन दैट कि पता नहीं क्या हुआ था इसी तरह की, एंड लाइकवाइज ही टुक ऑन द कांग्रेस आई मीन हायरार्की जो भी थी दिल्ली में, देन ही हैड रिजाइंड। तो वो पेपर्स पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी जुलाई से नवंबर के दरमियान, दिस इज द डेट, अगर कोई तहकीक करना चाहे तो वो न्यूज़पेपर्स में आर्काइव्स में कहीं ना कहीं होगा। एंड देन सोनिया गांधी हैड अपोलोजाइज्ड टू हिम, जब उन्होंने रिजाइन किया, उन्होंने कहा था ये मेरे भाई जैसे है, आई कैन नॉट अफोर्ड हिज रेजिग्नेशन, तो अगर कहीं पे हमारी तरफ से मिसकम्युनिकेशन हुई है, वी वुड वांट टू फिक्स दैट। तो दिस इज हाउ आई कैन रिलेट टू, अगर उन्हें भी लगा कि उस वक्त की कांग्रेस की एक माइट थी, वो उनकी हालत आज जैसी नहीं थी कि अगर कांग्रेस कहीं पे कश्मीर के सेंटिमेंट के साथ या कश्मीरी जो स्टेक होल्डर है इसको इम्पोर्टेंस नहीं देता है, तो ही वुड टेक द साइड ऑफ द पीपल, एंड ही टुक ऑन दैट माइट, रिजाइन भी किया, व्हिच वाज नॉट एक्सेप्टेड। तो एंड आई एट टाइम्स फील, क्योंकि वो उस वक्त उस ग्रे एरिया में आए थे, क्योंकि आपको पता होगा मुझसे भी ज्यादा बेहतर, उस ग्रे एरिया में आना उस जमाने में वाज वेरी डेंजरस। बहुत सारी असैसिनेशंस इसी वजह से हुई, या तो आप उस तरफ रहिए या इस तरफ रहिए, कश्मीरी के साथ जो खड़ा होता था थोड़ा मुश्किल हो उसको टॉलरेट नहीं किया जाता था। सून आफ्टर दैट व्हाटएवर हैपेंड, उसके बाद मेरे वालिद साहब, क्योंकि वो उसी ग्रे एरिया में थे उस वक्त, और प्योरली उन्होंने कश्मीरी सेंटिमेंट को उस वक्त रिप्रेजेंट किया था, फिर लड़ाई भी ली थी अपनी पार्टी से। He was, I feel कि that was one of the factors he was assassinated. So हाँ, आपके सवाल के जवाब में कह रहा हूँ कि this is not something कि हाँ जो जिसके लिए मैं रेफर नहीं कर सकता हूँ। Exactly इस तरह की चीजें है मेरी मेमोरी में। अगर मैं अपने वालिद साहब की सियासत की तरफ रेफर करना चाहूँ तो I relate कि this is how he would have reacted. अब 25 years have passed तब से, और इस दौरान आप MLA 3 बार रहे, मिनिस्टर भी रहे, और नाउ यू आर MP. So how आप कंपेयर कैसे करते हैं एक असेंबली में और एक ऐसे प्लेटफॉर्म में जहाँ पे मतलब इट्स अ मच बिगर प्लेटफॉर्म, ऑब्वियसली द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, तो आपकी जर्नी उसमें और जो अभी है, हाउ डू यू कंपेयर, हाउ डू यू सी इट? हमारी जो असेंबली थी, अभी वाली नहीं, जो हमारी असेंबली थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग असेंबली थी, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन था, और अगर मुझे वहाँ से उठा के पार्लियामेंट में लिया जाता तो देन आई वुड से कि दैट वाज अ लॉस, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन था, वेल एम्पावर्ड इंस्टीट्यूशन था, उससे ज़्यादा एम्पावर्ड कोई असेंबली नहीं थी पूरे हिंदुस्तान में। और फंक्शनिंग के लिहाज से जो मैंने पार्लियामेंट में फंक्शनिंग देखी, जो हमारी फंक्शनिंग थी असेंबली की, दैट वाज मोर डेमोक्रेटिक जो पार्लियामेंट में मैंने देखा। बट जो हमारे अब से रियासत के जो हालात बन चुके हैं, तो आई थिंक कि हाँ एक एलिवेशन लगता है पार्लियामेंट में जाके, और स्पेशली इस असेंबली की हालत देखे तो मतलब वन कैन इजीली कंक्लूड कि दैट इज एन एलिवेटेड पोजीशन टू बी देयर। और एक बेनिफिट है, इट्स अ लार्जर प्लेटफॉर्म इन सेंस कि आप यू रीच आउट टू अ लार्जर ऑडियंस, दैट्स द एंटायर नेशन, आप पूरे मुल्क तक पहुंच सकते हैं। और मैंने जो एफर्ट्स किए भी और जितनी भी बातें हुई पार्लियामेंट में, मैंने यही चीज़ जहन में रख के वहाँ पे बात की कि दिस एफर्ट शुड ट्रांसलेट इनटू, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए ये बात पहुँचनी चाहिए हाँ पूरे हिंदुस्तान तक, हिंदुस्तान के अवाम तक, और उसके ज़रिए एक कंसेंसस हो कश्मीर को लेके, या अवेयरनेस हो एट द फर्स्ट स्टेज, फिर कंसेंसस हो कि वी नीड टू डील विद दिस इशू विच इज़ कश्मीर, हमारी बात पहुंचनी चाहिए। एंड और बहुत इम्पोर्टेंट गैप जिसे एड्रेस करना मुझे ज़रूरी लगा, जो हम में और रेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज़ जो पूरे मुल्क में है, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करूँगा, हम में जो गैप था, मुझे लगा कि पार्लियामेंट इज़ अ प्लेटफॉर्म जो उसके ज़रिए रीच आउट किया जा सकता है, उस गैप को कम किया जा सकता है। और अगर कश्मीर, जम्मू कश्मीर और रेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज़ जितने भी पूरे मुल्क में हैं, एक दूसरे के करीब आए तो बहुत सारी चीज़ों को एड्रेस किया जा सकता है। यू कैन हैव अ पोटेंट फोर्स जो इन चीज़ों को डील कर सकता है, जो चैलेंज हम भी फेस करते हो, जो चैलेंज वो भी फेस करते हैं।
इस बार लेकिन आप जो लेटेस्ट है पार्लियामेंट में आपने क्योंकि इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म फॉर यू टू रीच, इस बार लेकिन आप बात नहीं कर पाए वहां पे, क्योंकि आपने फिर बताया कि टाइम नहीं मिला, वक्त नहीं मिला, लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिसाइजेशन की वक्फ को लेके बात नहीं हुई, एनसी का एक क्लियर कट स्टैंड वहां पे नहीं आ पाया वहां पे। डू यू थिंक इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्पीक, या इनफ हो चुका था, बाकी वर्ल्ड अपोजिशन पार्टीज ने काफी बोल दिया था, आप ऐसा नया क्या बोलते वहां पे? मैं शायद नया कुछ नहीं बोलता, बट इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू स्पीक देयर फॉर ऑस्टेरिटी। उससे कुछ बदलता तो नहीं मेरी स्पीच से, इतने सारे लोगों ने वहाँ पे स्पीचेस दिए और बहुत अच्छी स्पीचेस दी, न सिर्फ मुस्लिम एमपीज ने, गैर मुस्लिम एमपीज ने भी बहुत इम्पैक्टफुल स्पीचेस दी। उन स्पीचेस से भी कुछ बदला नहीं, मेरी स्पीच से भी कुछ बदलता नहीं, क्योंकि उनके पास नंबर्स है। एट द एंड ऑफ द डे पार्लियामेंट में जो मैटर करता है वो नंबर्स है। मगर जम्मू कश्मीर की ओपिनियन क्या है इस चीज़ को लेके, इट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड। जम्मू कश्मीर की ओपिनियन क्या थी इस बिल को लेके, फॉर द हिस्ट्री सेक, वो रिकॉर्ड में आना चाहिए था, ताकि कल को जब कोई पन्ने पलटता, पेजेस पलटता, देखने के लिए कि हाउ डिड द थिंग्स ट्रांसफायर, क्या हो रहा था, कब क्या हो रहा था, तब जम्मू कश्मीर की ओपिनियन इस बारे में क्या थी, मेरी ओपिनियन इस बारे में क्या थी, जिसे आप ऑस्टेरिटी कहते हैं या जिस भी वजह से, तो उस लिहाज से इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि वहाँ पे आपकी बात रखिए पार्लियामेंट में। आज भी आप रेफर करते हैं, अगर आप किसी चीज पे डिबेट करते हैं, किसी इशू को लेके, पार्लियामेंट में उस दिन ये कहा हाँ, था, फिर आज भी हम रेफर करते हैं कि उस जमाने में पार्लियामेंट में ये ओपिनियन थी, या उस इशू पे शेड्स ऑफ ओपिनियन थी, अपोजिंग जो ओपिनियंस थी वो इस तरह की थी। सो देन वो रेफरेंसेस शेप द फ्यूचर। अगर कहीं पे कोर्स करेक्शन भी करना होता है या शेप देना होता है फ्यूचर को, तो दोज रेफरेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस लिहाज से ये मेरे लिए वो स्पीच बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिस आउट हो गया एक हिसाब से, और हाँ, मिस आउट हो गया। उस अपॉर्चुनिटी का मैं इंतज़ार शिद्दत से कर रहा था। जिस दिन इंट्रोड्यूस हुई उस दिन भी फ्लोर लीडर ने बात की, तो मुझे लगा जिस दिन शायद वोटिंग होगी तो उस दिन मुझे मौका मिलेगा, उस दिन ये शायद बात नहीं करेंगे। तो जब वोटिंग के लिए बिल आई तो उस दिन भी उन्होंने डिसाइड किया कि वो बोलेंगे। फिर स्पीकर ने हार्ड कॉल लिया, उन्होंने कहा कि नहीं, पार्टी में से एक मेंबर ने बोला और आपका टाइम चला गया, तो अब आपको टाइम नहीं देंगे। तो दैट इज समथिंग दैट आई ऑल्सो फेल्ट कि आई लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी विच वाज देयर फॉर माय ओन सेक, फॉर द पीपल, फॉर द सेक ऑफ द पीपल जिनको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, उस सेंटिमेंट के लिए। सो आपसे ज़्यादा जो सवाल करते हैं उनसे ज़्यादा मैं खुद चाहता था कि बात करें हाँ, वहाँ पे बात करूँ उस मामले। तो इस इंसिडेंट को छोड़ के जो आप पिछले सेशन में आपने बात किया, वहाँ पे आपका जो आपका आना जाना रहता है, आपके वहाँ पे जनरली इंटरेक्शन कैसी है विद अदर एमपीज फ्रॉम द ऑपोजिशन कैंप एज वेल एज फ्रॉम द बीजेपी कैंप? आप कैसा है, अपोजिशन कैंप पसंद करते हैं आपको? आर दे क्यूरियस, आर दे अवेयर ऑफ कश्मीर? What is happening basically behind the camera basically, यहाँ पे हम नहीं देख पाते जी। मैं अपनी ये तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपके सवाल के रेफरेंस में, रेस्पॉन्स में बात कर रहा हूँ। When I get to speak, a chance to speak, और किसी भी इशू पे जब डिबेट हो रहा था, डिस्कशन हो रहा होता है, तो मेंबर्स मुझसे पूछते हैं कि कितने बजे आपको टाइम दिया गया है। अच्छा, so out of curiosity, और when I get to speak, अगर कोई लॉबी वगैरह में भी होता है तो some of them, मैं नहीं कहूँगा all of them, some of them do come, शौक से आ जाते हैं। अच्छा, हाँ, हम अंदर बैठे और इसकी स्पीच सुने, और फिर उसके बाद उनका रिस्पांस जो मिलता है उससे एनकरेजमेंट भी मिलती है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो नॉलेज या जो इन्फॉर्मेशन मैं पहुँचाना चाहता हूँ कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की, उन स्पीचेस के ज़रिए, मुझे लगता है कि किसी हद तक वो पहुंचती है, क्योंकि उनके रेस्पॉन्स से फिर पता चलता है। समाजवादी पार्टी के कुछ मेंबर्स आते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, डीएमके के कुछ मेंबर्स आते, टीएमसी के मेंबर्स आते हैं, उन कांग्रेस के भी मेंबर्स आते हैं, फिर उन पॉइंट्स के बारे में मुझसे डिटेल से पूछते हैं। क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम तो मिलता नहीं है स्पीच के वक्त। मेरे स्पीच के बाद जिन पॉइंट्स पे मैं बात करता हूँ, फिर डिटेल से वो मेरे साथ बात करते हैं कि इस तरह की बात अगर आपने कहा तो इसके पीछे क्या है, व्हाट आर द इश्यूज एंड व्हाट इज द कोई ऐसा कोई वाक़ा, कोई ऐसा कोई बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आया हो, या ऐसे कोई बहुत विदाउट नेमिंग एनी पर्टिकुलर एमपी, ऐसी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन जो पोस्ट स्पीच ऐसी हुई है जहाँ पे आपको लगा यार इनको तो काफ़ी ज़्यादा पता है, इनको पता नहीं है इसके बारे में? या बहुत सारी हुई है, बट हाँ, एक चीज़ को मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगा। सिर्फ उस बात, बीजेपी से एक मेंबर आई, लॉबी में मैं चल रहा था,
तो वो शायद उड़ीसा से मेंबर है। अच्छा। मैं लॉबी में बाहर पानी पीने के लिए निकल रहा था, तो उन्होंने आदाब ग्रीटिंग्स वगैरह की। शी सेड कि हम आपकी स्पीचेस जो है वो गौर से सुनते हैं, वी आर इंटरेस्टेड इन योर स्पीचेस। और पिछली 4-5 स्पीचेस जितनी भी हुई, वी ऑल हर्ड, लिसन टू दैट। मुझे ये बताओ, जो आप ये कह रहे हो कश्मीर के बारे में, जितनी भी आपने बातें की, क्या वाकई कश्मीर में ऐसा ही हो रहा है? अच्छा। देन आई टोल्ड हर कि हमें बात करने की ज़रूरत है। देन आई एक्सप्लेन टू हर कि जो आपको बताया जाता है, क्योंकि उसने कहा कि हमें तो बताया जाता है 370 के बाद ऐसे हुआ वैसे हुआ, सूरज निकला, हवाएं चली, पानी बहना शुरू हुआ, फूल खिले वगैरह वगैरह। तो मैंने उनसे यही कहा कि जो आपसे कहा जाता है कश्मीर की हकीकत उससे कोसों दूर है, एंड फॉर दैट यू हैव टू कम। एक दिन आप आ जाइए विदाउट लेटिंग एनीवन नो कि आप बीजेपी, आपका ताल्लुक बीजेपी से है, आप फिर लोगों के बीच में जाइए, इंटरेक्शन कीजिए। फिर कुछ पॉइंट्स पे मैंने बात की, जो हमारे बच्चे बंद है, जो इंटिमिडेशन होती है यहाँ पे। जर्नलिस्ट के बारे में मैंने कहा किस तरह से हमारे जर्नलिस्ट को इंटिमिडेट किया गया, अभी भी कैसे सताया जाता है, किस तरह से हमें सफोकेट किया गया, और जो जनरल डिप्रेशन है इस सोसाइटी में, उसके बारे में बात की। जो रियलिटीज है इस कश्मीर के बारे में, 370 को लेके क्या कश्मीरी खुश है या नाराज है वो। सो दैट वाज इंटरेस्टिंग फॉर मी, क्योंकि बीजेपी वाले अक्सर इतना इंफॉर्मेशन गैप है बेसिकली, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन। ये बीजेपी का एक्टिव सिटिंग एमपी है, जो जिनको खुद नहीं आइडिया है, जिनको खुद नहीं आइडिया है। देयर आई मीन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट कश्मीर, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट कश्मीर इज या मोदी जी, अमित शाह जी, जो उनका नैरेटिव है। I think lot of it has to do with the scene of media here, क्योंकि यहाँ पे खबरें जो है बहुत फर्क पड़ चुका है खबरों पे। कोट एंड कोट जो मेन स्ट्रीम मीडिया है पूरी कंट्री का, इसकी वजह वही है, जो वो अब पैरट्स बन चुके हैं, वो तो मीडिया है नहीं। उनसे कैसा इंटरेक्शन रहा आपका? बेहद देखिए, क्योंकि मैं खुद भी दिल्ली में काम कर चुका हूँ, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका पर्सोना टीवी पे बहुत डिफरेंट है, बहुत नेशनलिस्ट होते हैं, बट जब कैमरा बंद होता है तो दे आर नॉट एज, मेरे एक्सपीरियंस में बहुत सारे लोग वैसे ही होते हैं, बिहाइंड द कैमरा भी ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ है जो थोड़ा सेन भी साउंड करते हैं। तो आपका कैसा इंटरेक्शन रहा उनसे, मतलब वहाँ के मीडिया से? कुछ के साथ इंटरेक्शन रहा, पर्सनल भी रहा, उनके साथ बात की, उनने भी खुद के बात की। कुछ नाम नहीं लूँगा, अदालतें चलाते हैं, बस हिंट दूंगा। तो उनके साथ बैठ के 1-1.5 घंटे तक बात हुई। तो उनको जो गलतफहमियां है उनको मैंने काउंटर किया, एंड वो रिसेप्टिव थे, मुझे ये लगा। फिर स्क्रीन पे वो अलग ही है, वो रिसेप्टिव थे, एंड ही फेल्ट कि नो देयर इज अ गैप जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं हो सकता जो एक नैरेटिव चलेगा एक साइड से, फिर कौम को दबाते जाए उस नैरेटिव से, फिर वो कौम जो है वो सरेंडर करेगी, एक्सेप्ट करेगी उस नैरेटिव को। मेरिट्स पे मैंने उसको काउंटर किया कि कहाँ पे क्या 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 प्रॉब्लम्स है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। एंड he admitted in his conversation कि we are controlled और हम डिसर्विस कर रहे हैं अपने प्रोफेशन के साथ, और this is not going to do any good for the nation। मगर फिर स्क्रीन पे हाँ अपोजिट ही है। उसके अलावा भी कुछ कन्वर्सेशंस हुई, ज़्यादा डिटेल नहीं थी, बट यही कहूँगा कि तो एक हिसाब से आपका जो दिल्ली में आप टाइम स्पेंड करते हैं, बेसिकली आप सिर्फ कश्मीर का एक्सप्लेन करने में कि ऐसा है ऐसा नहीं है, बेसिकली मेरी कोशिश यही होती है कि उस वक्त को यूटिलाइज करूं कि कश्मीर को और कश्मीर की रियलिटी को हर एक सेक्शन तक पहुंचाऊं। मीडिया हो, पॉलिटिशियंस हो, सिविल सोसाइटी से अगर मुझे इन्विटेशंस आती है, मैं आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं कोई भी इन्विटेशन मिस ना करूं, हालांकि इट्स वेरी हेक्टिक फॉर मी, कहीं पे जाना अच्छा भी नहीं लगता, बट आई मेक इट अ पॉइंट मैं वहाँ पे भी चला जाऊँ, सो दैट आई गेट एन अपॉर्चुनिटी। मैं उनकी बात करते करते कश्मीर की बात भी जोड़ दूँ और उन तक इंफॉर्मेशन पहुँचा दूँ कहीं ना कहीं से, और उनको कनेक्ट कर पाऊँ। और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने इनवाइट किया, वहाँ पे गया, उन्होंने अपने इवेंट्स के लिए इनवाइट किया, मैंने आई टुक दोज अपॉर्चुनिटीज़ कि मैं जम्मू कश्मीर की बात पहुँचाऊँ और ये जो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है वो वहाँ तक पहुँचे। सो आई ट्राई टू बी एन एम्बेसडर, जितना भी वहाँ पे टाइम मिलता है कश्मीर की जो रियलिटी है उसका एम्बेसडर बनूँ। एक समय जो आप इतना वोकल हो गए, बिकॉज दोज ऑफ अस हु नो यू योर पॉलिटिकल जर्नी, हमें भी 10-15 साल हो गए जर्नलिज्म में, और हमसे भी जो सीनियर है उनकी नज़र में आपका पर्सोना ऐसा है नहीं, बेसिकली यू आर समवन हु
is very important in the NC ecosystem, but also someone who keeps to himself and इतना मीडिया के साथ forthcoming नहीं थे आप, जहाँ तक मेरा इल्म है. And then also अपना काम आप जो भी था आपका एज अ मिनिस्टर एज एमएलए आप करते आ रहे हैं, लेकिन इतना आपका जो मीडिया इंटरेक्शन है या कुछ एडवोकेसी जो थी जो है उसमें आपका इतना नहीं था. तो 2019 के बाद हमने देखा इंक्रीजिंगली आपका एग्रेसिव पोस्चर हो रहा है. तो ये कोई एक पर्टिकुलर मोमेंट, देखिए ऑब्वियसली एक तो वही हुआ 5 अगस्त में जो हुआ, बट आफ्टर दैट ऐसा कोई पर्टिकुलर मोमेंट था जहाँ पे आपको लगा कि नहीं, नाउ आई हैव टू टेक अ कंप्लीटली डाइव onto the other aggressive more side, और या एक कुछ ऐसे सीरीज ऑफ चीजें हुई जहाँ पे आपका बर्दाश्त आहिस्ता ये हुआ कि जी मुझे I have to become more vocal than I have been in my political career. It's not something कि मैं एक दिन एक तरह का इंसान था, दूसरे दिन अचानक से दूसरी तरह ऐसा भी नहीं हुआ जी. It's an evolution, process of evolution. और मैंने कुछ कहीं और पे भी ये कहा है, जवाब में यही बोलना पड़ेगा. इसी तरह का एवोल्यूशन जो जिससे मैं गुजरा. मैं पहले 5-6 साल यू कैन से कि जैसे कि आपने पहले सवाल में पूछा कि कहाँ से बिगनिंग हुई. बिगनिंग जहाँ से हुई, मैंने ना कोई सियासत की थी, ना सियासत की प्रिपरेशन की थी, ना सियासत की ट्रेनिंग हुई थी, ना इस सब्जेक्ट के साथ मेरा कोई लेना देना था. तो जब शुरुआत की, इट वॉज अ लर्निंग स्टेज एट द सेम टाइम, लर्निंग प्रोसेस फॉर मी. मुझे सीखना भी था और उसी वक्त काम भी करना था. जो काम करना था वो काम, उस काम के बारे में सीखना भी था. जो ही मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की उसी वक्त मैंने इलेक्शन भी लड़ा और इलेक्शन भी जीता और काम करना शुरू हुआ. तो सिस्टम, पॉलिटिक्स, ये सारा इकोसिस्टम जो भी आप नाम दें इसको, ये समझना भी था उसी वक्त मुझे. तो पहले 5-6 साल मेरे लिए लर्निंग प्रोसेस था. फिर मैं मिनिस्टर भी बना दूसरी टर्म की बिगनिंग में. दूसरा इलेक्शन जीतते ही मैं मिनिस्टर भी था. तो सीखने के अपॉर्चुनिटीज और ज़्यादा मिले. कल तक मैं एमएलए था, अपोजिशन पार्टी का एमएलए था. पावर के साथ मेरा कोई डायरेक्ट ये इन्वॉल्वमेंट था नहीं. तो अब पावर में आया, कैबिनेट में आया, तो वो भी सीखना था. तो सीखा. आई कैन से कि 2012 तक मेरी वो सारी जर्नी थी ना, that started taking shape. I mean, shape my individuality as a politician, my personality as a politician. And जब मैंने 2014 में तीसरा इलेक्शन जीता, जो एक पर्सनैलिटी बन रही थी, जो अंडरस्टैंडिंग बन रही थी, उसके पीछे एक चीज जो थी वो मिसिंग थी, जो आना बहुत ज्यादा जरूरी था. वो कॉन्फिडेंस ऑफ बीइंग. वो तीसरे इलेक्शन के जीतने से वो कॉन्फिडेंस भी आ गया कि नो, आई एम हियर नाउ. जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, दिस हाउ आई सी द थिंग्स एंड आई कैन नाउ स्पीक अबाउट दैट, स्टैंड फॉर दैट, एक्सप्रेस. जो अब 2014 is the stage when I came in being, and I had that sense of authority कि I have my own agency और मैं उस पे बात भी कर सकता हूँ, assert भी कर सकता हूँ, and I should do that. और 2014 से onwards जितनी भी, अगर आप इंटरनल, उसका कोई रिकॉर्ड है नहीं, मेरे कलीग से पूछ सकते हैं पार्टी में, वर्किंग कमेटी में, because I have been decision making forums में पहले दिन से ही रहा. तो 2014 से आगे फिर then I started asserting कि यहाँ पे गलत है, इस तरह से सही होना, इस तरह से जहाँ पे डिसएग्रीमेंट्स होते थे वहाँ पे आप वो बिल्कुल. और कुछ चीजों के बारे में मैंने जनरली पॉइंट आउट किया कि this has been the mistake in the past. इन मिस्टेक्स को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उनसे सीख के we need to do the course correction. तो 2014 से लेके फिर 2018 तक जो कन्वर्सेशन जो भी था पार्टी में, इट वाज ऑल अबाउट जो अब हो रहा है पब्लिक स्पेस पे. इट वाज ऑल अबाउट जो मेरी इंटरनल कन्वर्सेशंस थी. फिर 2019 का ये जो है हादसा हुआ और हम सब बंद थे. ये कब मुझे लगा कि नो, अब मुझे बात करने की जरूरत है, सिर्फ अंदर नहीं बाहर भी बात करने की जरूरत है. जब हम सब बंद थे तो मुझे लगा था कि जिस तरह का सेंस ऑफ लॉस मुझे है उसी तरह का हर किसी को होगा. जिस तरह का लॉस मुझे है जनरली कश्मीरियों को भी होगा. सेंस ऑफ बिट्रियल जैसे मुझे है,
जनरली सारे कश्मीरियों को होगा, मेरे कोलीग्स को भी होगा इसी तरह से। और जो रिएक्शन जिसका मैं इंतजार कर रहा था, आई वॉज एक्सपेक्टिंग, मुझे क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं थी, हर कोई अपनी अपनी जगह पे बंद था, कोई जेल में बंद था, कोई कहीं और बंद था, और मैं हाउस अरेस्ट था। मुझे लगा था कि जब हम छूट जाएंगे तो रिएक्शन जो मैं फील कर रहा हूँ वही होगा, हर कोई देगा उसी तरह की रिएक्शन। जब सब छूट गए, जेल से निकलना शुरू हो गया सबका, मैंने उससे पहले ही बात करना शुरू किया था, जब नेट चालू हो गया, और ट्विटर ही एक प्लेटफॉर्म था जिसके जरिए मैं अभी हाउस अरेस्ट ही था, तो मैंने 370 को लेके जो बात थी, जो मेरी फीलिंग्स थी, उनको वो डिसेंट एक्सप्रेस करना शुरू किया। तो मुझे लगा था अब हम अकेले हैं, अब हर कोई अकेले अकेले बात कर रहा है, तो जब हम जुड़ जाएंगे सब तो देयर विल बी अ रिस्पांस। हाँ, तो जब सब छूट गए तो उस तरह का रिस्पांस मैंने देखा है, और मैंने कुछ और ही देखा। अब एवरीवन इज ट्राइंग टू इवैल्यूएट के अब हमारी पॉलिटिक्स जो है, अब हम एमएलएस कैसे बनेंगे, मिनिस्टर्स कैसे बनेंगे, हाउ टू फाइंड वेज। तो दैट वाज शॉकिंग फॉर मी। तो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि नो, बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड आई हैव टू एक्सप्रेस हाउ आई फील। और ये सब जो है, ये बहुत बड़ा नुकसान होगा कौम के साथ, हमारे फ्यूचर के साथ, इफ वी फील जिस तरह का रेस्पॉन्स है, अगर यही रेस्पॉन्स अब नॉर्म बना, अब अगर ऑर्डर बना, तो ये हमारे लिए नुकसान है। इट्स इक्विवेलेंट टू अ सरेंडर। ऐसा होना नहीं चाहिए। तो देन आई स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ। मुझे लगा ये ज़रूरत है कि बात पहुँचे, और लोगों की बात, लोगों का सेंटिमेंट। मैं थोड़ा बोलना यहाँ पे अपने ऑडियंस को बोलना भी चाहता हूँ कि मेरी आपसे मुलाकात उस टाइम पे हुई जब हाउस अरेस्ट, क्योंकि क्या था कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस को लिया गया था SKICC में या MLA हॉस्टल में जी, बट देयर वर सम पॉलिटिशियंस जिनको नजरबंद किया था घर में हाउस अरेस्ट से, तो उसमें से आप भी एक थे, और वहाँ पे मीडिया का जाना बहुत मुश्किल था। एक्सेस देते नहीं थे, गेट से ही वापस कर लेते थे आपको, या तो आपको आप बोले आप मीडिया से है नहीं। तो आई हैपन टू डू दैट वंस, आई डिड नॉट, मुझसे पूछा नहीं गया, तो मैं लकीली अंदर चला गया। तो आई रिमेम्बर दिस बिकॉज आपने कहा ना कि वहाँ पे आप देख रहे थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल आपका स्टार्ट हुआ था। एंड आई रियलाइज दैट टाइम कि उस टाइम पे आपकी डिसअपॉइंटमेंट काफी थी, क्योंकि उस टाइम पे बिल्कुल आपने शायद 1 या 2 ट्वीट किए थे उस टाइम पे, एंड मुझे लग रहा था आप उस टाइम पे बहुत कैलकुलेटिव मोड में थे कि यार ये you had a lot of doubts also what is happening around you, and we got I was lucky enough to have that peek into what was happening. But I think उस टाइम से लेके आज तक I think this aggression has only increased. और आपको लगता है जो ये increase है, इससे आपको अपील थोड़ा कश्मीर में तो हुई है, obviously you won the MP election with a decent margin, but इंडिया, कश्मीर के बाहर भी इंडिया के बाकी पार्ट्स में आपको लग रहा है कि you are now being seen as one of the most prominent or important Muslim voices. क्या आपको लग रहा है कि is that a role that you're comfortable with, or you want to just center your politics around Kashmir? It's not being about comfortable. It's about the necessity. ज़रूरत की बात है। आपको you have to reach out to the people, like-minded people in India, rest of India. आपको अपने allies ढूंढने हैं, आपको उन तक पहुंचना है. You have to associate with them in their struggle in order to get their support, उनका support लेने के लिए। तो आप आइसोलेशन में नहीं रह सकते। जम्मू कश्मीर आइसोलेशन में अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकता है। हम पे इंटरनेशनल का टैग, सेपरेटिज्म का टैग इजीली लग सकता है। हमारी जायज़ बातों को दबाने के लिए बहुत सारे बहाने हैं। उन बातों को वो दबा ना सके, यू नीड टू हैव एलाइज जो आपकी तरह सोचे, या आपके हक, जो सिंपैथेटिक हो, या जिनके चैलेंजेस आइडेंटिकल हो आपके चैलेंज की तरह। तो यू हैव टू रीच आउट टू देम। और मैंने वो कोशिश की, न सिर्फ एक MP श्रीनगर से या कश्मीर की ही बात हो, बल्कि पूरे मुल्क में जो माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है, मुसलमानों के साथ हो रहा है, उस पे भी बात हो, और उसके ज़रिए वो एलाइज ढूंढे जाए जिनकी हमें ज़रूरत है। और किसी हद तक वो कामयाबी मिली, न सिर्फ पार्लियामेंट में बल्कि पार्लियामेंट से भी बाहर जितने भी एक्टिविस्ट है अभी तक, मेरी बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शंस हुई, इन्विटेशंस भी उन्होंने दिए, और एश्योरेंसेस जो फिर मिली कन्वर्सेशंस के बाद, या बहुत जगहों पे रियलाइजेशन हुई कि हमने कश्मीर के बारे में बात नहीं की कभी, और हमसे तो थोड़ा सा ये एक हिसाब से वो हम भी देख रहे हैं, हम भी वो नोट कर रहे हैं, क्योंकि
ट्विटर सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि बहुत सारे एक्टिविस्ट जो हैं जो कश्मीर सेंट्रिक या कश्मीर पॉलिटिशियंस का इतना नहीं करते थे बाहर रीट्वीट शेयर और उनका शेयर वगैरह, वो भी अब आपका ये कर रहे हैं. बट इज इट अ बिट आयरॉनिकल इन अ सेंस, ये आपने रिसेंटली आपका एक स्पेस में आपने कहा कि मेरा कम्युनिकेशन जब वो रिजर्वेशन का प्रोटेस्ट हुआ जिसमें आपने पार्ट लिया, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो था, उस आपने कहा कि मेरा कम्युनिकेशन उसकी वजह से बहुत शैटर हो चुका है विद इन द नेशनल कॉन्फ्रेंस. तो इज इट हैज इट डॉन अपॉन यू कि यार बाहर अपील हो रही है, बाहर लोग सुन रहे हैं, लेकिन विद इन द पार्टी आपका ये नहीं हो पा रहा है इसके अंदर अभी? ये ज़रूरी है क्योंकि जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं ये बहुत बड़ी लड़ाई है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की है, हमारी डिग्निटी की है. जो स्टेटस पे हमें गिराया गया है उस स्टेटस से लड़ के वापस अपना स्टेटस जो था वो हासिल करने की है. ये अकेला एक इंसान नहीं लड़ सकता है. सो यू नीड फोर्सेस, पोटेंट फोर्सेस, यू नीड पीपल, लोग जो ये सब साथ में ये लड़ाई लड़े. तो कभी वो होता है, वो डिसअपॉइंटमेंट होती है कि मुल्क की बाकी जगहों पे आपको समझा जाता है, रिसेप्टिवनेस है, वहाँ पे आपकी बात को समझा जाता है. तो यहाँ पे कभी आप अकेले पड़ जाते हो. सो दैट इज वो रियलाइजेशन मुझे भी कभी मेरे जहन में तो खैर ये सवाल तो है एक चीज कि देखिए आप एमपी इलेक्शन जो जीते, आपने कहा कि अकेले पड़ जाते हैं. आई थिंक दैट वुड हैव बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट फॉर यू, नॉट ओनली एज अ पॉलिटिशियन बट also a Kashmiri, because you're not only a politician from the NC, but you also are a leader in a minority, a community which is a minority, Shia minority, जो यहाँ पे significant minority है. और जो आपके वोटिंग पैटर्न से जो हमने देखे उस टाइम पे, वोटिंग सेक्टेरियन लाइंस पे तो बिल्कुल नहीं. यहाँ पे आपका एनालिसिस आपका हमारे सामने है कि सुन्नी एरियाज, शिया एरियाज, हर जगह पे आपको वोट आए. तो बिसाइड्स ये बोलना कि नहीं हमें तो वो डिवाइड, देखिए दुनिया में शिया सुन्नी डिवाइड है, कश्मीर में शायद इतना ज्यादा ब्रूटल नहीं है या यहाँ पे इतना विजिबल नहीं है, या हमारा फॉर्चुनेटली हमारा ऐसे हिस्ट्री नहीं है कि यहाँ पे वायलेंस है इतना. तो आपके लिए वो मोमेंट एज अ कश्मीरी, एज अ शिया मुस्लिम, हाउ वाज इट लाइक दैट टाइम? इट वाज वेरी एनकरेजिंग, रीअश्योरिंग था कि हम कम्युनल नहीं है. अगर हम बीजेपी के साथ लड़ रहे हैं तो और उन्हें कम्युनल फोर्सेस कह रहे हैं, तो हम पहले मॉरली खुद कम्युनल नहीं है. इट वाज वेरी रीअश्योरिंग. और हम सेक्टेरियन डिवाइड से ऊपर उठ सकते हैं, कम्युनल डिवाइड से ऊपर उठ सकते हैं, हम मेरिट पे इंसानों को तोल सकते हैं. और वो इस रिजल्ट में रिफ्लेक्ट हुआ. इट वाज वेरी रीअश्योरिंग. वाज इट ओवरवेलमिंग फॉर यू? क्योंकि आपका मार्जिन भी बहुत अच्छा था और आपका कैंडिडेट जो फिलहाल पीडीपी ने पूरा अपना वेट डाला था. बिल्कुल मार्जिन अनप्रेसिडेंटेड. पिछले 4-5 डेकेड्स में इस तरह के वोट्स किसी एमपी ने ली नहीं है. इस तरह का मार्जिन तो है. जबकि आपके एरिया जो आपका सिग्निफिकेंट है कि वो डिलिमिटेशन भी हुई थी जहाँ पे आपका बहुत अच्छा बेस्टन है. हाँ, बल्क जो सपोर्ट बेस है उसमें से ज्यादातर जहाँ पे जिन 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में था वो सारी बारामूला के साथ जुड़ी गई थी. तो परसेंटेज ऑफ दैट सपोर्ट बेस, ट्रेडिशनल जिसे आप कह सकते हैं, वो बहुत कम था. मगर जो मैं इस डिवाइड बनाना नहीं चाहूँगा, बट फॉर द सेक ऑफ योर आंसर, जो मेजॉरिटी से ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिला, मेरिट की बुनियाद पे सपोर्ट मिला, दैट वाज वेरी रीअश्योरिंग एंड ओवरवेलमिंग फॉर मी. और उसने मुझे इस कॉज के लिए और ज़्यादा डेडिकेटेड होने की वजह दी, इस कॉज के लिए और ज़्यादा शौक से लड़ने की वजह. बिकॉज यू देन फील कि जैसा आप सोच रहे हैं, जिस कॉज के लिए आप लड़ रहे हैं, morally we are on the same page, हम सिंक में हैं. Has this victory in a sense kind of obviously it must have elevated your position in the NC ecosystem as well, but ये आपको लगता है कि ये victory इतनी important है कि आपको एक indispensable part देखा जाता है पार्टी से, despite you are being vocal against sometimes the leadership also. देखिए हर पार्टी, जहाँ तक मेरा ध्यान है, जैसे कांग्रेस के अंदर मणिशंकर रायर है जो कभी पार्टी इसके अगेंस्ट भी गए हैं और बोला है, बट स्टिल बीइंग इन द एनसी. दिग्विजय सिंह है, या इनफैक्ट बीजेपी के अंदर देयर आर सम पॉलिटिशियंस जो थे पहले जो गए हैं इसके पार्टी लाइन के खिलाफ भी. तो आपको लगता है कि आपका पर्सोना वहां की तरफ जा रहा है कि एनसी में ही रहेंगे, लेकिन इट इज नॉट गोइंग, यू आर नॉट गोइंग टू मेक इट इजी फॉर इवन योर पार्टी? इज इट लाइक दैट? वो इज दिस अ टैग दैट यू आर कंफर्टेबल लिविंग? ठीक, it's fine. No, I'm not comfortable with this position. आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या
you have to fight with your friends या हम्म, your colleagues या organization, किसी के लिए भी it cannot be favorable position या something that you are satisfied with. और जो examples आपने दी मणिशंकर अय्यर वगैरह की, उनकी फाइट में और मेरी फाइट में फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क। कैसे? वो ये है कि कश्मीरियों की जो है ये चैलेंज है ऑफ एग्जिस्टेंस, वी आर गोइंग थ्रू एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। वहाँ पे गवर्नेंस की बुनियाद पे कहीं पे लड़ाई नहीं है, डिफरेंस नहीं है, वो उस लेवल की इंडिफरेंसेस है जो आपने मिसालें दी। यहाँ पे सेंस ऑफ अर्जेंसी है। मेरी लड़ाई जो है दैट कम्स फ्रॉम द सेंस ऑफ अर्जेंसी कि हम कॉम्प्लिसेंट नहीं हो सकते। It's for real. It's for the engagement. और हर दिन जब when I feel कि हो नहीं रहा है, we lose a day, we lose an opportunity, we add to the weight जो हम पे डाला गया है। हर दिन जब हम ये लड़ाई लड़ने में कमजोरी दिखाते हैं, हम वो weight और खुद पे डालते हैं। So it's a sense of urgency. It's a fight for engagement. मेरी डिफरेंसेस जब होती है कभी, वो इसीलिए है कि वी नीड टू एंगेज एज सून एज पॉसिबल। वी आर मिसिंग इट या वी आर लूजिंग द अपॉर्चुनिटी। सो और ये दूसरा, हम आइडियोलॉजिकल लेवल पे कहाँ पे कंप्रोमाइज हो रहे हैं। मणिशंकर की अपनी पार्टी के साथ शायद वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस नहीं है। जी। ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप आइडियोलॉजी से दूर जा रहे हो, आप वहां से वहां पे दूर जा रहे हो। शायद पार्टी फंक्शनिंग पे शायद उनकी डिफरेंसेस है। हमारा जो आइडियोलॉजिकल पोस्चर है ना इस पार्टी का, उसका लिटमस टेस्ट हो रहा है इस इन टाइम्स में। सो कोई भी डिविएशन इज द डिविएशन फ्रॉम द आइडियोलॉजी ऑफ द पार्टी। सो मेरी लड़ाई जब भी होती है, अब मैं लड़ाई का नाम नहीं देना चाहता हूँ, इनडिफरेंसेस जब भी होती है, जो टेंशंस है बेसिकली, हाँ जो टेंशंस है वो यही है। मेरी बात ये है कि वी हैव टू गो इनटू दैट डायरेक्शन। जबकि मुझे याद है इनफैक्ट आपका जब आपका नॉमिनेशन था एमपी का, बिकॉज टेंशंस की हम बात ही कर रहे हैं, तो जब आपका नॉमिनेशन के बाद आपकी एक स्पीच हुई थी एनसी ऑफिस के अंदर, तो मुझे लगता है दैट वाज परहैप्स, हम वहां पे थे, हम कवर कर रहे थे इवेंट, वन ऑफ योर मोस्ट एग्रेसिव स्पीचेस। बट हम ये नोटिस कर रहे थे जितना आप एग्रेसिव हो रहे थे, जो सीनियर लीडरशिप है, आई डोंट वांट टू नेम एनीवन इन पर्टिकुलर, वो बहुत अननव हो रहे थे आपकी बातों से। आई रिमेंबर आपने वो बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स कोट किए वहां पे, जैसे हरियाणा के मिनिस्टर ने कहा था कि हम यहाँ पे शादी करेंगे, 2019 के बाद हम ना के लड़कियों से शादी करेंगे। वेरी अनकंफर्टेबल स्टेटमेंट्स जो आप दोहरा रहे थे कि ऐसा कहा गया। सो जो ये टेंशंस है, इससे आपका पर्सनल रिलेशनशिप भी इफेक्ट हुआ है एनसी के अंदर? बहुत हद तक हुआ, इट्स नॉट अ सीक्रेट, बहुत हद तक हुआ है। with Abdullah's also, with Umar, with Farooq Abdullah, हाँ बहुत हद तक हुआ है। उस तरह की कम्युनिकेशन अब है नहीं, उस तरह का राब्ता है नहीं, फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो इन सब चीज़ों से हुआ है, होना नहीं चाहिए था। एंड इट्स नॉट अबाउट पर्सनल रिलेशनशिप्स, ये उसके बारे में नहीं है। मैंने पहले भी कहा, मेरी फाइट जो है या इंडिफरेंसेस या टेंशन, ये लोगों के लिए है। वो पीपल सेंट्रिक इंडिफरेंसेस नहीं है, ये लोगों के एक्सपेक्टेशंस। This is not a personal. Absolutely. Okay. ये जो लोगों के एक्सपेक्टेशंस है, व्हेन आई सी द गैप ऑन एक्सपेक्टेशंस और हमारी जो परफॉर्मेंस है उसमें, तो वहाँ पे वो इंडिफरेंसेस आ जाती है। सो इन दैट कोर्स अगर इस तरह की रिलेशन कहीं पे कैजुअलिटी भी हो जाती है उसकी, तो आई डोंट माइंड, जो कि होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपसे कोई अभी कहे कि समवन फ्रॉम कश्मीर कहे, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, कि अगर उमरुल्लाह बोल रहे हैं कि मुझे जी आई डोंट वांट अ फेट लाइक अरविंद केजरीवाल, तो कुछ और रास्ता हम ढूंढते हैं, तो व्हाट इज रॉन्ग प्रिंसिपली, व्हाट इज रॉन्ग विद इट? इफ ही डजंट वांट aggressive posturing, if he wants cordial relationships और ये सब, अगर बोलता है कि ठीक है यार चीफ मिनिस्टर है, ऐसा करना पड़ता है, और थोड़ी देर बैक बर्नर में डाल दो 370 का ही हो, तो what is wrong if Umarullah says this? What is the issue? If there was a sane government in Delhi, तो आप sanely सोच सकते थे। ये it looks like sane, हालांकि in the present circumstances the other way around is the same thing to do। चलिए मैं यही मानता हूँ, ये is the same thing to do, पर आपको evaluate करना है ना, आप लड़ किसके साथ रहे।
आपको अपनी जंग जीतने के लिए या पॉलिटिकल लड़ाई जीतने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू असेस योर एनिमी, एवेलुएट करो, आप असेस करो कि हाउ डू दे थिंक, और उनकी पॉलिटिक्स कैसे फंक्शन करती है, व्हाट बेनिफिट्स देम, या उनको नुकसान किस चीज़ से पहुंचता है। तभी आप इस तरह के फैसले ले सकते हो। अगर आप बीजेपी विच इज लार्जली ड्रिवन बाय आरएसएस आइडियोलॉजी, उसमें डिसएम्पावरमेंट इज द पॉलिसी, नॉट एम्पावरमेंट। डिसएम्पावरमेंट ऑफ मुस्लिम्स, डिसएम्पावरमेंट ऑफ माइनॉरिटीज, डिसएम्पावरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज द पॉलिसी, दोज आर द ऑब्जेक्टिव्स। उसमें एम्पावरमेंट कहीं पे भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। एंड गिविंग बैक द स्टेटहुड, अब चूंकि ये स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, मैं 370 की, मेरा ऑब्जेक्टिव 370 है, आपके सवाल के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। हत्ता कि 370 के साथ साथ हत्ता कि स्टेटहुड देना भी एम्पावरमेंट है। जम्मू कश्मीर के मुसलमान को आप, जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, आप स्टेटहुड वापस दे दो, इट्स द एम्पावरमेंट। और स्पेशली तब जब उन्होंने इलेक्शन यहाँ पे हारा है, तो वो अगर उन्होंने स्टेटहुड वापस दिया तो स्टेटहुड के कंट्रोल में है नहीं। उनने नैरेटिव चलाया कि हमने डिसएम्पावर किया, डंडा मारा जम्मू कश्मीर के लोगों पे, मुसलमानों पे, स्टेट छीना उनसे, सेकंड क्लास सिटीजन बनाया। अब अगर कुछ मिसिंग था तो अब अगर इलेक्शन कर रहे हैं तो हम वहाँ पे अपने डिजाइन से, नॉर्मल कोर्स से नहीं, जैसे मैं नॉर्मल कोर्स से, एक जैसे कि आपने कहा मैं शायद माइनॉरिटी सेक्शन से हूँ, मगर मेजॉरिटी ने मुझे एक्सेप्ट किया और मेरिट्स और वोट दिया। इट्स ऑर्गेनिक। एक चीज होता है ऑर्गेनिक, लोगों की विल। बीजेपी चाहती थी बाय डिजाइन, बाय इंजीनियरिंग, बाय फोर्स, पैसे, डिलिमिटेशन, वो ये करके हिंदू कम्युनल पैटर्न पे, कम्युनल आइडियोलॉजी से, कम्युनल आइडियोलॉजी वाली पार्टी से एक हिंदू चीफ मिनिस्टर यहाँ पे बनाया। तो दीज आर देयर ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ इन सारे ऑब्जेक्टिव्स में जब उन्होंने इलेक्शन हारा, अब उनका चीफ मिनिस्टर नहीं है, जो उन्होंने नैरेटिव चलाया था, उनका हिंदुत्ववादी चीफ मिनिस्टर, वो भी नहीं आया, तो वो आपको एम्पावर क्यों करेंगे? वो स्टेट क्यों अपने हाथों से छोड़ेंगे और आपके हाथ में दे देंगे? कंट्रोल क्यों देंगे आपको? उनका नैरेटिव इट फॉल्स डाउन, उनका नैरेटिव खत्म हो जाता है। वन इज देयर अंडरस्टैंडिंग देयर पॉलिसीज, उनकी पॉलिसी में, उनकी फंक्शनिंग में, वे ऑफ पॉलिटिक्स में आपका एम्पावरमेंट है नहीं, आपका यानी जम्मू कश्मीर के लोगों का एम्पावरमेंट है नहीं। सो यू हैव टू फाइट फॉर दैट। अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि वो शायद देंगे, तो लेट्स पुट द थिंग्स ऑन बैक बर्नर और उनके साथ थोड़ा सा नरम पड़ जाए। केजरीवाल नहीं बनेंगे या वो नहीं बनेंगे या ये नहीं बनेंगे, वो दो नुकसान कर रहा है आपके। एक, वो तो देंगे नहीं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आएगा, वो आ नहीं रहा है। दूसरा, आप लोगों से दूर हो रहे हैं क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन आपसे कुछ और है। और दैट इज मेरी नजरों में अ डिससर्विस टू द मैंडेट। लोगों ने आपको मैंडेट दिया है किसी और चीज के लिए, आप उसका अपोजिट कर रहे हैं शायद। एक ये। दूसरा, चलिए मैं ये भी मानता हूँ, दैट्स मेरा आर्गुमेंट गलत है, मेरी असेसमेंट गलत है, आपका कहना सही है। जैसे कि आपने भी आर्ग्यू किया फॉर द आर्गुमेंट से, उन्होंने कहा या कोई कहेगा चलो मैं केजरीवाल नहीं बनता हूँ, फॉर टाइम बीइंग लेट्स पुट इट ऑन बैक बर्नर, और इस तरह से हम टसल नहीं लेंगे, वो विल बिहेव लाइक दिस। इट्स बीन 6 months नाउ। आपने वो सब कुछ किया जिससे आपके लोग नाराज भी हुए, तो गुस्सा भी हो रहे हैं, अपने लोगों को नाराज भी किया। But there is little to show now. But there is little to show. In fact, it's getting worse. अब बात यहाँ तक आई कि वाइस रॉय एलजी ये अब केएस ऑफिसर्स को भी, एसडीएम को भी ट्रांसफर कर रहा है टू शो कि यहाँ पे who is calling the shots, who is the boss. तो it's getting worse. वो आपके लिए और ज्यादा माहौल खराब कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। आप अपने लोगों से उल्टा दूर जा रहे हैं। सो इट्स बेटर टू कैरी योर पीपल अलोंग। लोगों की कॉन्फिडेंस उसको गेन करो, उनके ट्रस्ट को गेन करो, जो उन्होंने दिखा उस ट्रस्ट की कदर करो जो उन्होंने आपने दिखाया है पिछले इलेक्शन में। गो विद दैट ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस एंड start the struggle. Kejriwal nahi, it's not a place like Delhi. It's not. It's Jammu Kashmir. It's Kashmir at the end of the day. So यहाँ का chief minister, when he starts doing what Kejriwal did, it's totally a different ball game. अच्छा, अब हमारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, छोटे मोटे क्वेश्चंस, इसमें हम आपको ये ज्यादा तंग नहीं करेंगे। तो एक तो ये है कि हुर्रियत, सेपरेटिज्म वगैरह, इसके ऊपर अब आप ही क्या सोच है इस टाइम पे? आपकी रिसेंटली मीरवाइज उमर फारूक से भी
आपकी मुलाकात हुई. So what is your view on this? What is happening to separatism here? Is it ending? Are they reinventing themselves? What is happening? It's Hurriyat as an organization, या वो organizations, those who were involved in that politics, हाँ, organizations, as you see, अब तो लोग माफिया मांग रहे हैं. So अब कुछ लोगों ने, कुछ organizations ने elections तक लड़े हैं, जी. constitutions अपने change किए, तो organizations नहीं रही अब. It's a hard fact. उनके लिए जो those who believed in that, तो they totally changed themselves. कल तक जो अपनी मस्जिदों से या अपने स्टेज से बाइकॉट की कॉल देते थे और ये कहते थे कि वोटिंग हराम है, और जो वोटिंग के लिए जाता भी था बहुत सारे लोगों को उसका नुकसान भी उठाना पड़ा. ठीक है, आज वही एक्टिवली उसी वोट के लिए एक्टिविज्म करते हैं, वही वोट मांगते भी है और उन्हीं स्टेज से भी मांगते हैं. सो दैट्स द रियलिटी ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशंस. वो सेंटिमेंट क्या वो खत्म हुआ है? बट आई थिंक नो, आई वुड बी केयरफुल हियर टू सजेस्ट कि वो सेंटिमेंट खत्म हुआ है. हाँ, साइलेंट है, कुछ चीज़ें साइलेंट है, बट आप भी कश्मीरी हैं, मैं भी कश्मीरी हूँ, हम सब कश्मीरी हैं. हम दिल्ली में जो प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर या NSAs पता नहीं क्या क्या है, ये सब उनसे ज़्यादा जानते हैं इस सोसाइटी को. आई कैन इजीली से कि वो सेंटिमेंट गया नहीं है, शायद खामोश है. हाँ, जो ये ऑर्गेनाइजेशंस है, फिजिकल स्ट्रक्चर टूट चुके हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं सेंटिमेंट वाइज, हाँ, आप it's not diminished. It's not as much as they would want. Like, okay. हाँ, इन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सिर्फ मेरी यही एक सेंटेंस कहूँगा, काश जो ट्रस्ट या जो इम्पोर्टेंस अब इन्होंने समझी इन इंस्टीट्यूशंस की, असेंबली और पार्लियामेंट रूलिंग था तब अगर दिखाया तो शायद काश इन इंस्टीट्यूशंस की अहमियत इन्होंने तब समझी होती. ये सब हमें देखना नहीं पड़ता. तब इन्होंने डिस्क्रेडिट किया, ह्यूमिलिएट किया, आइसोलेट किया इन इंस्टीट्यूशंस को, उसका नतीजा. बट मेरा एक रिस्पांस है, क्योंकि NC was also not very friendly with these organizations. When I say institution, I don't mean NC. I don't mean NC. नहीं, but someone from as a mainstream politician, आप 2009-2010 में भी मिनिस्टर थे जब यहाँ पे अनरेस्ट हुआ, और उस टाइम पे भी काफी सारी डेथ्स हुई. उस टाइम पे इतना क्यों नहीं था वेलकमिंग NC, या उस टाइम पे क्यों नहीं, मतलब NC आप बोले या मेन स्ट्रीम बोले, उस टाइम पे इतना फ्लेक्सिबल क्यों नहीं था टुवर्ड्स सेपरेटिज्म या सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ ऐसा करे कि प्रीएम्प्ट हो जाता है जो सिचुएशन में अब कश्मीर है यहाँ पे. उस टाइम पे तो बहुत एग्रेसिव पोस्चरिंग थी, मतलब ठीक है, PDP भी एग्रेसिव, उनका भी रिकॉर्ड यही है, बट फैक्ट ये है कि NC वाज रूलिंग व्हेन द एजिटेशन हैपेंड, कपल ऑफ एजिटेशंस हैपेंड ड्यूरिंग one of the agitations, तीन में से एक एजिटेशन में हुई, दो में PDP रूल कर रही थी. लेकिन 2008 में PDP थी, 2016 में भी फासले के उस टाइम पे भी कुछ टाइम के लिए नहीं एजिटेशन नहीं हुई. दैट वाज कुछ दिन के लिए अनरेस्ट था, खुदा ना खासा इस तरह. तो उस टाइम पे अब NC का अप्रोच क्यों, आपने earlier कहा कि मैंने कुछ पॉइंट आउट किया मिस्टेक्स कि ऐसा करना नहीं था. Was this also one of the things that you see अब 2010 या उस तरह के जो हालात है, मैं उनको डिफेंड करना ही नहीं चाहूँगा. I don't want to defend, चाहे वो 2008, 10, 16 PDP थी, NC थी, जो भी था, उनको डिफेंड करना सही नहीं है मेरी नज़र. मैं नहीं करना चाहूँगा. अगर उसके लिए मैं I was not an active participant of in what was happening. ठीक है, मैं मिनिस्टर था, मगर डिसीजंस कुछ जो है वो कैबिनेट में नहीं लिए जाते थे, and I don't want to give the explanations. कुछ चीज़ों के बारे में मेरी पार्टिसिपेशन नहीं थी, बट अगर उन हालात के लिए माशरे में कहीं पे ये लगता है कि इसको सज़ा देने की ज़रूरत है, दे आर विद इन देयर राइट. तो अगर उनको लगता है कि मुझे सज़ा दे, तो मुझे वो सज़ा लेने में कोई हर्ज नहीं है, मैं तैयार हूँ. मगर उन हालात को मैं डिफेंड नहीं करना चाहूँगा. हालांकि एक्सप्लेन करने में दोनों साइड्स की गलतियाँ, किसने कैसे इस्तेमाल किया, कैसे हुआ, कैसे उन चीज़ों को रोका जा सकता था, दैट्स एन एक्सप्लेनेशन जो मैं देना नहीं चाहूँगा. रीच आउट की बात आपने की, जो ये सेपरेटिस्ट थे, ये दोनों तरफ से ऐसा ही माहौल था. वो नीड टू रीच आउट या नीड टू एंगेज सेपरेटिस्ट कैंप में भी कहाँ थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कि हमें एंगेज करना चाहिए, वी हैव टू रीच आउट. उन दिनों तो इनफैक्ट दे वर रूलिंग द स्ट्रीट्स इन अ वे. तो वो सेंस ऑफ एरोगेंस वहाँ पे भी थी ना, कि
और वो जो आउट क्लास बनाया गया था इस मेन स्ट्रीम को और इस पार्टी को इन पर्टिकुलर, तो रीच आउट के बदले दूर रहना ही वाज द नॉर्म फॉर देम, ऑर्डर फॉर देम। सो वो गैप हमने खुद क्रिएट की, उसके लिए तो वायलेंस भी बहुत ज्यादा हुई ना, इस पार्टी में बहुत सारे लोग मारे भी गए। सो ये मिस्टेक्स हुई है उस साइड से भी, इस साइड से भी। एक कॉमन बात भी कही जाती है, काश दरवाजे बंद, एनसी की बात आप छोड़िए, काश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो अप्रोच हुआ था, जो कहा जाता है दरवाजे बंद ना किए गए होते, उस तरह की हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आई होती, तो शायद चीजें कुछ और होती। तो सेंस ऑफ एंगेजमेंट वो वहां से भी मिसिंग था। लेकिन अब देखिए, जैसे आप जब दरवाजे आप बंद बात बता रहे हैं, उनका एक ब्रांड था पॉलिटिक्स का, फॉर एग्जांपल, उनका तो पता था कि वो एनसीपी से शायद किसी से बात नहीं करेंगे, लेकिन देयर वर आल्सो मॉडरेट फेसेस इन सेपरेटिज्म, उनसे भी एंगेजमेंट नहीं हो पाया। आप बोल रहे हैं कि लेकिन शायद उनका दबदबा इतना था कि बाकी इन लाइन आ जाते थे कि नहीं बात नहीं करनी है, ये बात इंडिया और पाकिस्तान के बीच ही होनी है बेसिकली, विद कश्मीरीज और सेपरेटिस्ट एट द सेंटर ऑफ द। उनके लिए तो यही था ना कि अगर कश्मीरियों के साथ बात होनी है तो वो सेपरेटिस्ट में भी एक खास कैंप ही ये करेगा, डिसाइड करेगा कि किस तरह की शेप हो। जी। अच्छा, कपल ऑफ लास्ट क्वेश्चन। सो आपने अभी कहा कि आपका रिलीजियस इसमें इंक्लिनेशन था, रिलीजियस साइंसेस, और आपने नजफ का बोला कि मैं वहां पढ़ता, उसके ऊपर थोड़ा बता सकते हैं आप हमको, जस्ट लाइक ब्रीफली, कि आपका ईरान के साथ स्पेशल कनेक्शन भी है, आप बहुत ट्रैवल करते हैं वहां पे, और आपका मतलब आपका आई थिंक वन ऑफ द फ्यू पॉलिटिशियंस हु इज अवेयर ऑफ द जियोपॉलिटिक्स प्रॉपर्ली, वहाँ की जो पॉलिटिक्स है उसे, तो वहाँ का क्या इंटरेस्ट है, कश्मीर में क्या उनका रोल है, कितना रोल है, कितना इंटरेस्ट है वहाँ के लोगों को हमारे में, कितना जानते हैं यहाँ के बारे में? इंटरेस्ट भी है, और रोल के बारे में आपने कहा, मैं पर्सनली चाहता हूँ कि उनका रोल हो ही ना। अच्छा, आई डोंट वांट एनी फॉरेन कंट्री टू हैव रोल इन कश्मीर, चाहे वो ईरान ही हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया ही। मैं किसी कम्युनिटी की वजह से नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जम्मू कश्मीर के लोग अपने तकदीर के मालिक खुद हो, अल्लाह ताला के चाहने से ये अपने फैसले खुद करे, अपनी गलतियां खुद करे, हमें कंट्रोल ना किया जाए, हमें मैनिपुलेट ना किया जाए। ठीक है, कल्चरल रिलीजियस रिलेशंस जिनके साथ होने हैं, ठीक है, अच्छा है, इसमें पीपल टू पीपल, मतलब पीपल टू पीपल रिलेशन, उसमें कोई मगर कोई कंट्री, ईरान जैसे आपने कहा, हमारे ताल्लुकात बहुत पुराने हैं। इनकलाब जब आया, रेवोल्यूशन जब आया, माय ग्रैंडफादर वाज वकील कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इमाम खुमैनी। अच्छा, हाँ, इन नॉर्थ इंडिया, नॉट ओनली इन कश्मीर। तो इस तरह के रिलेशंस बहुत ही इंस्टीट्यूशनल रिलेशंस थे ईरान के साथ हमारी फैमिली के, और अभी भी है। आई हैव दैट रेस्पेक्ट फॉर दैट नेशन, और उस सोसाइटी के लिए रिलीजियस सर्विसेज जो है उनके, या कल्चरल वैल्यूज जो है उनके, दैट्स वो अपनी जगह। या एक दो सेंटर्स है, इराक में नजफ है, ईरान में कोम है, जो लर्निंग सीड्स है इस इस्लामिक स्टडीज के। सो वो रेस्पेक्ट है, उस हद तक ठीक है। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो बियॉन्ड द पीपल टू पीपल थिंग कि कोई इंटरफेरेंस रहे। मैं नहीं चाहता हूँ कश्मीरी शिया अपनी पॉलिटिक्स को लेके, जम्मू कश्मीर को लेके ऐसे सोचे कि वो पहले ये सोचे कि ईरान क्या चाहता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि कश्मीरी सुन्नी अपनी पॉलिटिक्स को, सऊदी क्या चाहता है, अपनी एजेंसी को मैं नहीं चाहता हूँ को कि वो किराए पे दे दे या ईरान को या सऊदी को या किसी को। she should have her or his own agency. We should be the masters of our own destiny. तो ईरान और सऊदी से हम अब वापस आके हम वापस बडगाम जाते हैं, जो कि तो इंटरेस्टिंग है, न्यूज़ में भी है। हालांकि बातें और भी थी, बहुत सारी बातें मैं करना चाहा था, बट आई थिंक ये वाला इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पे अभी सीट वेकेंट है बडगाम की, वहाँ पे इलेक्शंस नहीं, और आपने रिसेंटली कहा कि इम्पोर्टेंट रहेगा कि वहाँ पे लोकल लीडर्स, वो आपने आपका स्टेटमेंट जो थोड़ा सा फिर से जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन स्टेटमेंट रहा उसमें, तो आपके नजरिए में क्या आपको लगता है कि वहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एनसी की, और ऐसा कोई फेस है जो वहाँ पे आ सकता है? देखिए, मैंने ऐसा जब कहा तो ये कहा कि लोगों के साथ जो मेरी इंटरेक्शन हुई, और उन्होंने कहा कि जितने भी लोगों के साथ इंटरेक्शन हुई, इस बार हम चाहते हैं कि हम में से, बडगाम में से कोई भी, कहीं से भी, कोई भी, किसी सेक्शन से भी उठे, इलेक्शन लड़े, और
इस पार्टी को भी रिप्रेजेंट करे और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी रिप्रेजेंट करे। और इट्स नॉट लाइक कि कश्मीर जो बडगाम के लोग बाहर के लोगों को बाहर के बोलते हैं पसंद नहीं करते या ऐसा कोई खुदा न खास्ता बायस है। बडगाम ने 20 साल क्यों 30 साल तक एमएलए देखा है जो बडगाम से बाहर का था। मेरा प्रेडिसेसर जो था गुलाम हसन गिलानी, वो बडगाम से नहीं था। 3-4 इलेक्शंस तो उन्होंने ही जीते हैं वहां से। तो बाहर का अंदर का अपना ऐसा नहीं है कुछ। द आर्गुमेंट दे गिव ये कि हमने इस इलेक्शन में पार्टी की भी राय की कदर की, मेरी राय की भी कदर की, और उमर साहब ने वहाँ से इलेक्शन लड़ा और बहुत ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिला पार्टी को। उमर साहब को इलेक्शन जीता उन्होंने। दे वर एक्सपेक्टिंग कि उमर साहब वहाँ से कंटिन्यू करेंगे और रिप्रेजेंट करेंगे बडगाम को। ठीक है, उन्होंने फैसला लिया कि वो गांदरबल से कंटिन्यू करेंगे। अब उन्होंने फैसला लिया वो गांदरबल से कंटेस्ट करेंगे। अब नाउ वी वांट कि यहाँ से कोई कंटेस्ट करे, पार्टी को रिप्रेजेंट करे, कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करे। दैट्स व्हाट आई सेड एंड आई रिस्पेक्ट दैट। लोगों की डेमोक्रेसी में अल्टीमेट बॉस जो होता है वो लोग होते हैं। अगर वो चाहते हैं ऐसा तो इट शुड बी टेकन वेरी सीरियसली एंड इट शुड बी रिस्पेक्टेड। अच्छा, एंड one more thing that we probably forgot is reservation, जहाँ से आपका ये शुरू हुआ और मैं कॉन्वर्सेशन वहीं पे खत्म हुआ, क्योंकि वहाँ से जो प्रोटेस्ट में आप पार्ट लिए थे वहाँ से टेंशंस एलिवेट हो गए। बिल्कुल। तो उसके लेकर आप क्या करें? व्हाट इज योर प्लान फॉर फ्यूचर, बिकॉज़ अ लॉट ऑफ आवर व्यूअर्स आल्सो पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट ऑफ रिजर्वेशन। मैंने कुछ दोस्तों से वो जो स्टूडेंट्स है या ऑर्गेनाइजेशंस है उनकी मुझसे जम्मू में भी मिले थे। मैं उनसे भी यही कहा कि आई हैव नो अदर ऑप्शन बट टू वेट। उन्होंने कहा 6 महीने, मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो 6 महीने खत्म होने तक मैं इंतजार करूं। एंड आई एक्सपेक्ट, आई होप कि उस पर पॉजिटिव रिजल्ट्स आए, दे विल एड्रेस द इशू और उसका इलाज निकालेंगे। खुदा न खासा अगर कुछ ऐसा हुआ कि जो हम सब नहीं चाहते हैं, सो आई एम एग्जैक्टली वहीं पे जहाँ पे मैं उस दिन था जब लोगों ने, स्टूडेंट्स ने मुझसे चाहा कि मैं उनकी बात करूं। आई विल नॉट बैक ऑफ। तो हम उम्मीद करते हैं, लेट्स नॉट स्पीक हाइपोथेटिकली, उम्मीद करते हैं कि 6 महीने खत्म होने तक वो इशू को एड्रेस करेंगे और रिजॉल्व भी करेंगे इंशाल्लाह। Okay. Thanks a lot for coming here and sparing time for us, and I'm hoping that we will have future interactions such as यहाँ पे जैसे आज हमने किया, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो मेरे जहन में हैं जो मैं चाहता हूँ मैं बात करूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी वक्त इजाजत देता है वो। बट आई एम रियली थैंकफुल कि आप आए यहाँ पे एंड took all of these questions. It's a pleasure being here. Thank you for having me. बहुत बहुत शुक्रिया for this interaction. I just want to end this discussion with once again with a request to like and subscribe all of our platforms on Facebook, on Instagram and Twitter, and please do recommend किस टॉपिक पे हम आगे जाके बात करें। आपके बहुत सारे हमें आते हैं, मैसेजेस आते रहते हैं कि इस चीज़ को उठाएं, और हम कोशिश करते हैं कि अप्रोप्रिएट और मतलब जो उस एक एरिया एक्सपर्ट जो बोलते हैं, डोमेन एक्सपर्ट, हम उनको लाएं। बट प्लीज डू कीप इंटरेक्टिंग विद अस एंड हेल्प अस इम्प्रूव। थैंक यू।